नमस्कार प्रिय मित्रों, YouTube के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। नागरिकता टॉपिक को हमने कंप्लीट कर लिया था, तो एक अपडेट है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि अभी हाल ही में क्या हुआ कि जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है, नागरिकता संशोधन अधिनियम, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, ये जो अधिनियम था इससे संबंधित जो नियम थे, जो रूल थे, उन नियमों को भारत सरकार ने क्या किया है, लागू कर दिया। भारत सरकार ने लागू कर दिया, भारत सरकार द्वारा लागू, भारत सरकार द्वारा लागू, यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 जो है उससे संबंधित जो नियम बनाए गए थे उन नियमों को भारत सरकार ने क्या किया है, लागू किया है। तो ये एक अपडेट है, तो ये पता होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो नया टॉपिक है वो है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो, मौलिक अधिकार, ये जो मौलिक अधिकार है इनको हम मूल अधिकार भी कहते हैं। मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। अब हम बात करें कि जो मौलिक अधिकार है, तो मौलिक अधिकारों का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से लिया गया है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं। तो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकारों का कॉन्सेप्ट है वो यूएसए से लिया गया है, अर्थात जो अमेरिका का जो संविधान है वहाँ से भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का कॉन्सेप्ट लिया गया है। यदि हम बात करें मौलिक अधिकारों की कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में कहाँ पर है, तो इसका जवाब है कि भाग 3 में। कहाँ पर है? भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। और कहाँ से कहाँ तक है, तो देखो आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, इतना हमको समझ में आता है। तो ये जो फैक्ट है ये आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि जो मौलिक अधिकार है उसकी परिभाषा क्या है। यदि कोई आपसे पूछ ले कि मौलिक अधिकारों की परिभाषा क्या है, तो आपको क्या बताना है। देखो, परिभाषा, परिभाषा, मौलिक अधिकार जो होते हैं वो नागरिकों के भौतिक और नैतिक विकास के लिए जरूरी है और मौलिक अधिकारों को संविधान का विशेष संरक्षण प्राप्त है। तो जो मौलिक अधिकार हैं वो नागरिकों के भौतिक व नैतिक विकास के लिए क्या है, जरूरी है। नैतिक विकास के लिए क्या है, जरूरी है। नैतिक विकास के लिए क्या है, ये जरूरी है। और इनको क्या है, संविधान का संरक्षण प्राप्त है। संविधान का संरक्षण प्राप्त, संविधान का संरक्षण प्राप्त है। तो मौलिक अधिकारों की परिभाषा क्या है कि मौलिक अधिकार जो होते हैं वो नागरिकों के भौतिक और नैतिक विकास के लिए जरूरी है और मौलिक अधिकारों को संविधान का विशेष संरक्षण प्राप्त है। ठीक है, तो अब हमें यह समझना है कि भौतिक और नैतिक विकास का मतलब क्या है। ठीक है, संविधान का संरक्षण किस प्रकार से प्राप्त है इसको हम थोड़ी देर बाद में समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें यह समझना है कि नागरिकों के भौतिक और नैतिक विकास का मतलब क्या है। देखो, यदि हम आरक्षण की बात करें तो आरक्षण का जो आधार है वो कौन सा आर्टिकल है, तो वो आर्टिकल है 16। आर्टिकल 16 जो है वो आरक्षण का आधार है। क्या है, आरक्षण का आधार है, आरक्षण का आधार है। ठीक है, अब कोई व्यक्ति, कोई स्टूडेंट, कोई विद्यार्थी क्या करता है, इस आरक्षण का फायदा लेकर क्या करता है, वो किसी सार्वजनिक पद को प्राप्त कर लेता है। जैसे किसी प्रतियोगी परीक्षा में उसने भाग लिया और उसने क्या किया कि राज्य के अंतर्गत किसी सार्वजनिक पद को प्राप्त किया। जैसे वह सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहा है तो वो आईएएस बन गया, या फिर हो सकता है वो आईपीएस बन गया,
या वो एसडीएम बन गया, ठीक है। यानी उसने क्या किया, उसने राज्य के अंतर्गत जो सार्वजनिक पद है उसको प्राप्त किया है, ठीक है। अब उसका क्या हुआ, उसका भौतिक विकास हुआ। क्या हुआ, उसका भौतिक विकास हुआ, क्योंकि वो आईएएस या आईपीएस बन गया, इसका मतलब उसका भौतिक विकास हो रहा है, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि आईपीएस या आईएएस बनने के बाद वह भ्रष्टाचार करने लगा। क्या करने लगा, भ्रष्टाचार करने लगा, भ्रष्टाचार करने लगा। उसमें सत्यनिष्ठा नहीं है, उसमें ईमानदारी नहीं है। वह व्यक्ति क्या है, भ्रष्ट है, इसका मतलब उसमें ईमानदारी नहीं है। तो जो सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, ये क्या है, नैतिक मूल्य हैं। तो वह व्यक्ति क्या करने लगा, भ्रष्टाचार करने लगा। इसका मतलब कि उसमें सत्यनिष्ठा नहीं है। क्या नहीं है, सत्यनिष्ठा नहीं है। उसमें ईमानदारी नहीं है, उसमें ईमानदारी नहीं है। और सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, दयालुता, ये सभी क्या है, ये मूल्य हैं। ये क्या है, ये नैतिक मूल्य हैं। यानी उस व्यक्ति का भौतिक विकास तो हुआ, लेकिन उस व्यक्ति का नैतिक विकास नहीं हो पाया। वह भ्रष्टाचार में लिप्त है, अर्थात जो सत्यनिष्ठा, ईमानदारी जैसे जो नैतिक मूल्य हैं उनका विकास उसमें नहीं हो पाया। इसका मतलब कि जो मौलिक अधिकार है वो नागरिकों के भौतिक और नैतिक विकास के लिए क्या है, जरूरी है। तो भौतिक और नैतिक विकास का मतलब क्या है, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि किस प्रकार से मौलिक अधिकारों को संविधान का संरक्षण प्राप्त है। एक मिनट दोस्तों। चलो अब हम देखते हैं कि संविधान के द्वारा मौलिक अधिकारों को संरक्षण दिया गया है। संविधान का संरक्षण, संविधान का संरक्षण, संविधान का संरक्षण। देखो, यदि हम बात करें कि यदि किसी नागरिक के, यदि किसी नागरिक के फंडामेंटल राइट अर्थात जो मौलिक अधिकार है उसका क्या होता है, उल्लंघन होता है। क्या होता है, उल्लंघन होता है। तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति क्या कर सकता है, वह नागरिक क्या कर सकता है, आर्टिकल, कौन सा, आर्टिकल 32, अनुच्छेद 32 के तहत वह व्यक्ति, वह नागरिक सीधे कहां पर जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, उच्चतम न्यायालय जा सकता है। सीधे उच्चतम न्यायालय जाने का मतलब है कि बिना हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। वह सीधे कहां पर जा सकता है, हमारा जो उच्चतम न्यायालय है वहां पर जा सकता है। तो पहला संरक्षण किस प्रकार से प्राप्त है कि यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 32 के तहत कहां पर जा सकता है, सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है, ठीक है। अब देखो, यदि हम फंडामेंटल राइट की बात करें तो फंडामेंटल राइट का क्या किया जाता है, निलंबन किया जाता है। क्या किया जाता है, निलंबन किया जाता है। फंडामेंटल राइट को निलंबित किया जाता है। लेकिन जो निलंबन है वो मनमाने तरीके से नहीं किया जा सकता। एक विशेष परिस्थिति में, एक विशेष परिस्थिति में, विशेष परिस्थिति, विशेष परिस्थिति वह विशेष प्रक्रिया से, वह एक विशेष प्रक्रिया, विशेष परिस्थिति व एक विशेष प्रक्रिया से ही मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। अब जब हम राष्ट्रपति से संबंधित जब आपातकालीन शक्तियों के संदर्भ में अध्ययन करेंगे तब हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जाता है, ठीक है। तो एक विशेष परिस्थिति होनी चाहिए, जैसे देश में क्या लग गया, राष्ट्रीय आपातकाल लग गया। क्या लगा, राष्ट्रीय आपातकाल लगा। राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में क्या किया जाता है, मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जाता है, ठीक है। अब देखो, यदि मौलिक अधिकारों में संशोधन करना है, क्या करना है, संशोधन करना है। यदि मौलिक अधिकारों में क्या करना है, संशोधन करना है, तो जो संशोधन है वो कौन करती है, संसद करती है। लेकिन संसद मनमाने तरीके से संशोधन नहीं कर सकती।
एक विशेष बहुमत से ही क्या, विशेष बहुमत से ही मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। अब विशेष बहुमत क्या है, ठीक है, इसके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखो, जो संविधान का संरक्षण है, मौलिक अधिकारों को संविधान का संरक्षण प्राप्त है, और देखो किस प्रकार से है कि यदि नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो ऐसी स्थिति में वह सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। मौलिक अधिकारों को निलंबित यदि किया जाता है तो एक विशेष परिस्थिति और विशेष प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए ही मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। जैसे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जाता है। जब संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन करती है तो विशेष बहुमत के आधार पर क्या करती है, मौलिक अधिकारों में संशोधन करती है। तो यहां तक हमको समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे कि भारत में जो अधिकार है वो किस प्रकार से, कितने प्रकार के अधिकार भारत में हैं। अक्सर आप सुनते होंगे कि मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, विधिक अधिकार, तो इनमें अंतर क्या है उसको हम समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मौलिक अधिकारों के, फंडामेंटल राइट, ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे। देखो, फिर है संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, फिर है कानूनी अधिकार, कानूनी, या इसको हम विधिक अधिकार भी कहते हैं, विधिक अधिकार, या इसको सांविधिक अधिकार भी कहते हैं, सांविधिक अधिकार, सांविधिक अधिकार। एक होता है मानवाधिकार, मानवाधिकार, ठीक है। तो देखो, यदि हम बात करें मौलिक अधिकारों की, तो मौलिक अधिकार जो है उनका उल्लेख कहाँ पर किया गया है, तो भारतीय संविधान के भाग 3 में। कहाँ पर, भाग 3 में। कहाँ से कहाँ तक, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है भारतीय संविधान में। तो मौलिक अधिकार कहाँ पर है, भारतीय संविधान के भाग 3 में है, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक। यदि हम संवैधानिक अधिकारों की बात करें तो इनका उल्लेख भी भारतीय संविधान में किया गया है, लेकिन इनका उल्लेख भाग 3 में नहीं है, भाग 3 से बाहर संवैधानिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। जैसे हम बात करें संपत्ति का अधिकार, जैसे आर्टिकल 300A, आर्टिकल 300A जो किससे संबंधित है, संपत्ति के अधिकार से संबंधित है, संपत्ति के अधिकार से संबंधित है, संपत्ति के अधिकार, संपत्ति का अधिकार, ठीक है। तो संवैधानिक अधिकार जो है उनका उल्लेख भाग 3 में नहीं है, भाग 3 से बाहर है। जैसे आर्टिकल 300A जो किससे संबंधित है, संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। तो मौलिक अधिकार और संवैधानिक अधिकार में क्या अंतर है कि मौलिक अधिकार का उल्लेख भाग 3 में है, जबकि संवैधानिक जो अधिकार है उनका उल्लेख भाग 3 से बाहर है। संविधान में तो उल्लेख है लेकिन भाग 3 में नहीं है, ठीक है। यदि हम बात करें किसकी, कानूनी या विधिक अधिकार, देखो या तो कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार या सांविधिक अधिकार, तीनों एक ही है, ठीक है। यदि हम कानूनी अधिकार की बात करें तो ये संसद के कानून होते हैं, संसद या हमारी जो विधायिका, विधायिका को क्या कहते हैं, संसद कहते हैं। तो संसद के जो कानून है, संसद के जो कानून है उन्हीं को हम कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार कहते हैं। जैसे हम बात करें RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, यह संसद के द्वारा बनाया गया कानून है। इसका मतलब ये क्या है, एक विधिक अधिकार है। ये क्या है, एक विधिक अधिकार है, एक कानूनी अधिकार है, ठीक है। इस कानून के तहत हम राज्य से सूचना प्राप्त कर सकते हैं, सरकार से सूचना प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम बात करें RTE, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, ये भी क्या है, ये भी संसद का कानून है। जैसे महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश का अधिकार, ये भी क्या है,
संसद के द्वारा बनाया गया कानून है। तो ये क्या है, ये कानूनी या विधिक अधिकार है। ठीक है। यदि हम मानवाधिकारों की बात करें तो ये किसको प्राप्त है, ये मानव होने के नाते मानव को प्राप्त है। ये मानव होने के नाते क्या है, ये मानव को प्राप्त है, मानव को प्राप्त है, मानव को प्राप्त। अब मानव चाहे भारत का नागरिक हो सकता है या विदेशी हो सकता है, दोनों को मानवाधिकार प्राप्त है। तो मानव को मानव होने के नाते ये क्या है, प्राप्त है। मानव को मानव होने के नाते मानवाधिकार प्राप्त है। क्या है, और ये क्यों जरूरी है, तो ये गरिमापूर्ण तरीके से जीवन जीने के लिए जरूरी है। गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए क्या है, ये जरूरी है। गरिमापूर्ण तरीके से जीवन जीने के लिए ये क्या है, जरूरी है। व्यक्ति क्या करता है, इनका दावा करता है, मानवाधिकारों का दावा करता है कि ये हमें अधिकार के रूप में दिया जाए। अब ये राज्य के ऊपर निर्भर करता है, ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि इनको अधिकार के रूप में दे या ना दे। ये राज्य के ऊपर बाध्यकारी नहीं है, ये सरकार के ऊपर बाध्यकारी नहीं है कि मानवाधिकारों को अधिकार के रूप में दिया जाए या ना दिया जाए। जैसे हम बात करें रोजगार का अधिकार, क्या, रोजगार का अधिकार, रोजगार का अधिकार, जैसे रोजगार का अधिकार। अब रोजगार का अधिकार एक मानवाधिकार है। अब हम भारत सरकार की बात करें, भारत की बात करें तो भारत में संसाधनों की कमी है। भारत की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन यदि हम भारत की जीडीपी की बात करें तो बहुत कम है, जनसंख्या की तुलना में बहुत कम है। लगभग 3.5 या लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास, 3.5 ट्रिलियन डॉलर के आसपास भारत की क्या है, जीडीपी है। अब आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो भारत है, भारत के पास कितने कम संसाधन है, सीमित संसाधन है, लेकिन जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है। इसका मतलब कि जो सरकार है वो सभी को रोजगार उपलब्ध नहीं करवा सकती। इसका मतलब कि ये सरकार के ऊपर बाध्यकारी नहीं है। जैसे हम शिक्षा का जो अधिकार है उसकी बात करें तो शिक्षा का जो अधिकार है वो पहले एक मानवाधिकार हुआ करता था, लेकिन हुआ क्या कि शिक्षा का जो अधिकार है उसको अब मौलिक अधिकार बना दिया गया। 86 अमेंडमेंट के तहत क्या किया गया, जो शिक्षा का अधिकार था उसको एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। तो मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, कानूनी अधिकार या मानवाधिकार, इनमें क्या अंतर है ये हमको समझ में आता है। तो देखो, यदि हम बात करें मौलिक अधिकार की, संवैधानिक अधिकार की और कानूनी अधिकार की, इनके केंद्र में कौन है, इनके केंद्र में है नागरिक। इनके केंद्र में कौन है, नागरिक है। ये नागरिकों को प्राप्त है, सामान्यतः ये क्या है, नागरिकों को प्राप्त है। इनके केंद्र में कौन है, नागरिक है। लेकिन मानवाधिकार के केंद्र में कौन है, मानव है, चाहे वह भारत का नागरिक हो या विदेशी हो। मानवाधिकार के केंद्र में कौन है, मानव है। जबकि इन तीनों की बात करें तो इनके केंद्र में नागरिक है, ये नागरिकों को प्राप्त है, भारत के नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, तो जो अंतर है वो आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि मौलिक अधिकारों की विशेषताएं क्या है। अब हम विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। मौलिक अधिकारों की विशेषताएं, फंडामेंटल राइट की विशेषताएं, इनकी जो विशेषताएं हैं वो क्या है, इनकी विशेषताएं क्या है। देखो, पहली विशेषता यह है कि जो अधिकांश मौलिक अधिकार है, अधिकांश मौलिक अधिकार, अधिकांश फंडामेंटल राइट जो है, उनका जो स्वरूप है, उनका जो स्वरूप है वो क्या है, नकारात्मक है। क्या है, नकारात्मक है। जबकि कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं, कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जिनका जो स्वरूप है, जिनका जो स्वरूप है वो क्या है, वो सकारात्मक है।
जिनका स्वरूप सकारात्मक है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि स्वरूप नकारात्मक और सकारात्मक कैसे। देखो, जब हम आर्टिकल 15 का अध्ययन करेंगे तो उसमें अलग अलग क्लोज है। तो आर्टिकल 15 का जो क्लोज 1 है वो ये कहता है कि राज्य धर्म मूल वंश जाति व लिंग व जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? भेदभाव नहीं करेगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15 का क्लोज 1 क्या कहता है कि राज्य धर्म मूल वंश जाति लिंग व जन्म स्थान के आधार पर भारत के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। अब यहाँ पर जो शब्द आ रहा है ना, नहीं, कि राज्य ऐसा नहीं करेगा, इसका मतलब है कि इसका जो स्वरूप है वो क्या है? नकारात्मक है, इस नहीं शब्द के कारण। ठीक है, तो अधिकांश मौलिक अधिकार क्या है जिनका स्वरूप क्या है? नकारात्मक, कि राज्य ऐसा नहीं करेगा, यानी राज्य को मना करता है। ठीक है, तो राज्य भेदभाव नहीं करेगा। जबकि आप देखेंगे आर्टिकल 15 का क्लोज 3 है वो ये कहता है, क्या कहता है? देखो, आर्टिकल 15 का जो क्लोज 3 है, क्लोज 3 वो ये कहता है कि राज्य महिलाओं व बच्चों के लिए क्या करेगा? बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करेगा। क्या करेगा? बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करेगा। बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करेगा। राज्य क्या करेगा? महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करेगा। इसका मतलब कि राज्य ऐसा करेगा, इसका मतलब यह है कि इसका जो स्वरूप है वो सकारात्मक है। जैसे महिलाओं के लिए अलग स्नानाघाट बनवाएगा, बच्चों के खेलने के लिए अलग सार्वजनिक पार्क बनवाएगा। ठीक है, तो राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए क्या करेगा? विशेष प्रावधान करेगा। इसका मतलब कि राज्य ऐसा कार्य करेगा, तो इसका जो स्वरूप है वो क्या है? इसका स्वरूप क्या है? इसका स्वरूप सकारात्मक है। ठीक है, तो अधिकांश जो मौलिक अधिकार हैं उनका स्वरूप नकारात्मक है, जबकि कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जिनका स्वरूप सकारात्मक है। तो नकारात्मक और सकारात्मक का मतलब है कि नकारात्मक का मतलब है कि राज्य को मना किया जा रहा है कि राज्य ऐसा नहीं करेगा, जबकि सकारात्मक का मतलब है कि उसका मतलब है कि राज्य ऐसा करेगा, राज्य को ऐसा करना होगा। राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करेगा, वंचित वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करेगा। ठीक है, अब देखो, यदि हम मौलिक अधिकारों की बात करें तो मौलिक अधिकार जो है वो असीमित नहीं है। मौलिक अधिकार असीमित या निरपेक्ष नहीं है। मौलिक अधिकार असीमित या निरपेक्ष नहीं है। यानी जो प्राकृतिक अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार क्या है? प्राकृतिक अधिकार असीमित है। क्या है? असीमित है, क्योंकि प्रकृति ने हमें यह अधिकार दिया है। यह अवधारणा किसने दी? यह अवधारणा जॉन लॉक ने दी थी। एक दार्शनिक था जॉन लॉक, उन्होंने क्या किया? प्राकृतिक अधिकारों से संबंधित अवधारणा दी और उन्होंने कहा कि जो प्राकृतिक अधिकार है वो असीमित है। लेकिन हम मौलिक अधिकारों की बात करें तो मौलिक अधिकार प्राकृतिक अधिकारों की तरह असीमित नहीं है, बल्कि मौलिक अधिकार जो है असीमित या निरपेक्ष नहीं है। इसका मतलब है कि राज्य इन पर युक्तियुक्त निर्बंधन लगा सकता है। क्या लगा सकता है? युक्तियुक्त निर्बंधन लगा सकता है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। ठीक है, युक्तियुक्त निर्बंधन। जब हम आर्टिकल 19 के बारे में चर्चा करेंगे, आर्टिकल 19 का अध्ययन करेंगे, तब हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से युक्तियुक्त निर्बंधन लगाया जाता है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार जो है वो प्राकृतिक अधिकारों की तरह असीमित या निरपेक्ष नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, चलो, यदि हम बात करें मौलिक अधिकारों की तो मौलिक अधिकार जो है वो प्रवर्तनीय है। क्या है? प्रवर्तनीय है। क्या है? प्रवर्तनीय है।
मौलिक अधिकार क्या है? प्रवर्तनीय। प्रवर्तनीय का मतलब है कि इनको लागू किया जा सकता है। इनको क्या है? लागू किया जा सकता है। यानी ये प्रवर्तनीय का मतलब ये न्याय योग्य है, ये वाद योग्य है। क्या है? न्याय योग्य है, वाद योग्य है। इसका मतलब है कि यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह ऐसी स्थिति में कहाँ पर जा सकता है? मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए उच्चतम न्यायालय जा सकता है, सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है। अभी हमने चर्चा की, ठीक है, इतना हमको समझ में आता है। अगली विशेषता पर हम बढ़ते हैं और उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो, यदि हम अगली विशेषता के बारे में बात करें तो कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो केवल नागरिकों को प्राप्त है, जो केवल नागरिक को प्राप्त है, केवल नागरिक को प्राप्त है। जैसे आर्टिकल 15, 16, 19। जबकि कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त है। नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त है। नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त है। कौन कौन है? जैसे आर्टिकल 21, 25, ये आर्टिकल नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त है। लेकिन आर्टिकल 15, 16 और 19 ये क्या है? केवल नागरिकों को प्राप्त है। अब इसमें अंतर समझ। जैसे आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 15 का जो क्लोज 2 है, आर्टिकल 15 का जो क्लोज 2 है वो ये कहता है कि जो राज्य हैं वो सार्वजनिक स्थलों के प्रयोग से, सार्वजनिक स्थलों के प्रयोग को लेकर नागरिकों के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाएगा। यानी सार्वजनिक स्थलों के प्रयोग को लेकर राज्य किसी भी नागरिक को नहीं रोकेगा, सार्वजनिक स्थलों के प्रयोग के लिए नहीं रोकेगा। यानी नागरिकों के साथ राज्य क्या नहीं कर सकता? भेदभाव नहीं कर सकता। सार्वजनिक स्थलों के प्रयोग को लेकर राज्य नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, लेकिन क्या विदेशियों के साथ कर सकता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल। ये जैसे कोई सार्वजनिक स्थल है, जैसे ताजमहल है या लाल किला है, ठीक है, अब वहां पर विदेशी भी जाते हैं और नागरिक भी जाते हैं, लेकिन नागरिकों के लिए जो टिकट का जो मूल्य होता है वो समान होता है, लेकिन विदेशियों के लिए अलग होता है। उसकी जो प्राइस है वो अलग होती है विदेशियों के लिए। इसका मतलब कि आर्टिकल 15 जो है वो केवल नागरिकों को प्राप्त है। अब राज्य जो है उन नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, लेकिन विदेशियों के साथ भेदभाव कर सकता है। आर्टिकल 16 की बात करें, आर्थिक नियोजन की बात करता है, सरकारी नौकरियों की बात करता है। अब सरकारी नौकरियों को लेकर राज्य नागरिक और विदेशियों के बीच भेदभाव कर सकता है, ठीक है। आर्टिकल 19 विचार एवं अभिव्यक्ति की बात करता है, ठीक है। और कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त है। जैसे 21 जीवन जीने का अधिकार, और 25 यानी धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, यानी अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को मानने का अधिकार और उसी धर्म के अनुसार आचरण करने का अधिकार, ठीक है। तो केवल कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो केवल नागरिकों को प्राप्त है, जबकि कुछ मौलिक अधिकार नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त है। चलो देखो, अगली जो विशेषता है उस पर हम चर्चा करते हैं। देखो, यदि हम अधिकांश मौलिक अधिकारों की बात करें, जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनमें से अधिकांश जो मौलिक अधिकार हैं वो राज्य के विरुद्ध प्राप्त है, राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। जैसे आर्टिकल 15 और 16, ठीक है। जबकि कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो राज्य के विरुद्ध भी प्राप्त है और निजी व्यक्ति के विरुद्ध भी प्राप्त है, निजी व्यक्ति के विरुद्ध भी प्राप्त है। राज्य और निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध प्राप्त है। जैसे हम बात करें आर्टिकल 17, आर्टिकल 17, ठीक है। तो अधिकांश जो मौलिक अधिकार है वो राज्य के विरुद्ध प्राप्त है, जबकि कुछ मौलिक अधिकार ऐसे जो राज्य और निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध प्राप्त है। कैसे? देखो, हम बात करें आर्टिकल 15 की। आर्टिकल 15 का जो क्लोज 2 है, अभी हम चर्चा कर रहे थे, वो ये कहता है कि राज्य सार्वजनिक स्थलों के प्रयोग को लेकर
नागरिकों को नहीं रोकेगा। जैसे कोई सार्वजनिक पार्क है तो वहां पर सभी लोग जा सकते हैं, लेकिन यदि किसी निजी व्यक्ति का पार्क है, जैसे घर में पार्क होता है, बगीचा होता है, तो वहां पर क्या सभी लोग जा सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। लेकिन यदि राज्य सार्वजनिक स्थलों के प्रयोग को लेकर भेदभाव करता है तो वो नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये क्या है? ये राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। नागरिकों को राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 15। यदि हम 16 की बात करें तो ये भी राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। ये किसकी बात करता है? आर्थिक नियोजन की बात करता है, सरकारी नौकरियों की बात करता है। तो राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। आप सभी को पता होगा कि जब प्रतियोगी परीक्षाएं होती है तो सभी लोग उसमें भाग लेते हैं। राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। लेकिन यदि किसी निजी व्यक्ति की कंपनी है और उसमें नियुक्ति के संदर्भ में निर्णय लेना है तो वह जो निजी व्यक्ति है वह लेगा। अब वो अपनी इच्छा अनुसार किसी भी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है, वो भेदभाव कर सकता है। ठीक है, तो ये निजी व्यक्ति के विरुद्ध प्राप्त नहीं है, ये राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। लेकिन कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो राज्य और निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध प्राप्त है। जैसे आर्टिकल 17 जो किसकी बात करता है? छुआछूत पर प्रतिबंध लगाता है, अस्पृश्यता पर प्रतिबंध लगाता है। तो इसका मतलब है कि राज्य और निजी व्यक्ति दोनों किसी भी व्यक्ति के साथ अस्पृश्यता के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है, अपमानजनक जाति सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, तो आर्टिकल जो 17 है वो राज्य और निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध प्राप्त है। तो मौलिक अधिकारों की जो विशेषताएं हैं वो क्या है, इस पर हमने चर्चा कर ली। अब देखो, अब हम बात करेंगे कि मूल संविधान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार थे। मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे। कितने प्रकार के? 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे। लेकिन हुआ क्या कि 44वां संविधान संशोधन हुआ। 44वां संविधान संशोधन हुआ कब? 1978 में। और इसके तहत क्या किया गया कि जो संपत्ति का अधिकार था उसको मौलिक अधिकारों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। अब जो है संपत्ति का अधिकार एक फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन 44वें संविधान संशोधन से पूर्व संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार हुआ करता था। और इसका उल्लेख कहां पर था? तो इसका उल्लेख देखो, यदि हम बात करें आर्टिकल 19 का क्लोज 1 सब क्लोज F, इसमें संपत्ति के अधिकार का उल्लेख था। और इसमें क्या प्रावधान था कि संपत्ति को हम अर्जित कर सकते हैं, उसको खर्च कर सकते हैं, ठीक है, और उसको धारण कर सकते हैं। उसको क्या कर सकते हैं? धारण कर सकते हैं, उसको बनाए रख सकते हैं। तो आर्टिकल 19 का क्लोज 1 सब क्लोज F क्या कहता था कि संपत्ति को अर्जित कर सकते हैं, उसको खर्च कर सकते हैं और उसको बनाए रख सकते हैं, धारण कर सकते हैं। और एक आर्टिकल था आर्टिकल 31 जो किससे संबंधित था? मुआवजे से संबंधित था, संपत्ति को लेकर मुआवजे से संबंधित था। ठीक है, तो अब ये दोनों मौलिक अधिकार नहीं रहे। ठीक है, इसमें इसका क्या था? उल्लेख था। इतना हमको समझ में आता है। लेकिन जो संपत्ति का अधिकार है अब वह एक संवैधानिक अधिकार बन चुका है। अब वह मौलिक अधिकार नहीं है, वह क्या है? एक संवैधानिक अधिकार है। और किसके तहत यदि हम बात करें तो आर्टिकल 300 ए जो है 300 ए, इसके तहत क्या है? संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। और इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें यह लिखा हुआ है कि संपत्ति को अर्जित कर सकते हैं, अर्जन, खर्च कर सकते हैं और धारण कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ था आर्टिकल 19 का जो क्लोज 1 सब क्लोज F है,
वो यहाँ पर भी लिखा हुआ है इस आर्टिकल में भी। लेकिन अंतर यह है कि अब संपत्ति का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार नहीं है, वो अब एक संवैधानिक अधिकार है। और अब वर्तमान समय की बात करें तो कुल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। कितने प्रकार के अधिकार हैं? 6 प्रकार के अधिकार हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आता है। अब 6 प्रकार के अधिकार कौन कौन से हैं देखो। छह प्रकार के अधिकार कौन कौन से हैं? पहला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। इसमें कौन कौन से आर्टिकल शामिल है देखो। आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18, कुल 5 आर्टिकल है। कुल 5 आर्टिकल है। आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, अब देखो दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें कौन कौन से आर्टिकल है देखो। आर्टिकल 19, 20, 21, 21A और 22। ये आर्टिकल किस में शामिल है? स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जैसे आर्टिकल 23 और 24, 2 आर्टिकल इसमें शामिल है। यदि हम बात करें धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें कौन कौन से आर्टिकल? आर्टिकल 25, 26, 27 और 28। ठीक है, अब देखो 5वां आर्टिकल है सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार। शिक्षा से संबंधित शैक्षिक अधिकार। शैक्षिक अधिकार कौन कौन से हैं? आर्टिकल 29 और 30। ठीक है, और अंतिम कौन सा है? अंतिम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और इसमें कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 32। आर्टिकल 32। तो कुल कितने प्रकार के आर्टिकल हैं? 6 प्रकार के। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इन 6 आर्टिकल के बारे में हम चर्चा करेंगे, और इसमें कौन कौन से आर्टिकल हैं वो भी आपको पता चल गया। अब मेरा प्रश्न यहाँ पर यह है कि जो आर्टिकल 21A है, जो किससे संबंधित है? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको क्या बना दिया गया? एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया, और उसी के तहत क्या किया गया? किसमें? स्वतंत्रता के अधिकार में आर्टिकल 21A जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, जो किसकी बात करता है? शिक्षा के अधिकार की बात करता है। लेकिन यहाँ पर एक आर्टिकल है सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार, यानी शिक्षा से संबंधित अधिकार। तो यहाँ पर ये जो आर्टिकल है इसको स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल, सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार में शामिल ना करके स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल क्यों किया गया? उसका क्या कारण है? जबकि शैक्षिक अधिकार से संबंधित जो मौलिक अधिकार है वो कौन सा है? ये 5वां आर्टिकल, ये 5वां मौलिक अधिकार है। ठीक है, लेकिन इसको शामिल किस में किया गया? शिक्षा के अधिकार को स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल किया गया। क्या कारण है? यदि हम बात करें सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार की, सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार की बात करें तो ये अल्पसंख्यकों के हितों की बात करता है। ये जो 5वां आर्टिकल है, ये जो 5वां मौलिक अधिकार है वो किसकी बात करता है? ये अल्पसंख्यकों के हितों की बात करता है, उनके हितों की पूर्ति के संदर्भ में बात करता है। लेकिन 21A की बात करें तो ये व्यापक संदर्भ में बात करता है। अब इसमें अल्पसंख्यक ही नहीं, इसमें
बहुसंख्यक लोग भी शामिल है। ठीक है, तो ये व्यापक अर्थों में बात करता है 21A। ठीक है, तो इसीलिए इसको इसमें जोड़ा गया स्वतंत्रता के अधिकार में। तो इतना हमको समझ में आता है। तो आज हमने क्या समझा? आज हमने ये समझा कि मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकारों का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है, मौलिक अधिकारों को संविधान किस प्रकार से संरक्षण देता है, मौलिक अधिकारों की विशेषताएं क्या है, और मूल संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान समय में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है और कौन कौन से हैं उस पर भी हमने चर्चा की। तो आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। नमस्कार, जय हिंद।